हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का जो नया आपका सामाजिक विज्ञान है, अध्याय 2। तो अध्याय 2 को आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका ऑलरेडी हम एक वीडियो बनाए थे, लेकिन एडिट करते करते क्या हो गया, वीडियो ही डिलीट हो गया। ठीक है, तो उसको हम नहीं करा पाए। उसके बाद इधर बिजली नहीं आ रहा है, तो डिस्चार्ज हो गया है इन्वर्टर भी, जिसकी वजह से बोर्ड पे नहीं बना पा रहे हैं। और कई दिन से आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है। क्लास 8 का मैथ का तो करा दे रहे हैं, साइंस का हो चुका है और सामाजिक विज्ञान का नहीं हुआ। इसीलिए कोशिश किए हैं कि आपको इसी पे जो टैब है उसी पे आपको पढ़ा दे, ताकि आपका सिलेबस पीछे नहीं रहे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका अध्याय 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। मतलब जो भारत का जो मानचित्र है, भारत का जो नक्शा है, एक बार फिर उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। अब फिर से पुनर्निर्माण का हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, तो याद रखिए, 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारा साम्राज्य बना। गुप्त साम्राज्य बना, मौर्य साम्राज्य बना, उसके बाद आपका हर्षवर्धन का साम्राज्य बना। इस सब साम्राज्य में जो भारत का राजनीतिक मानचित्र है वो बदल गया। लेकिन उसके बाद ये सारा जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे टूटते गया, छोटा छोटा राज्य में ये बट गया। उसके बाद जो है, याद रखिएगा, 7वीं शताब्दी के बाद जो है आपका 11वीं शताब्दी तक कोई भी बड़ा साम्राज्य नहीं बन पाया। लेकिन फिर से 11वीं शताब्दी से फिर से साम्राज्य बनना स्टार्ट हुआ। और फिर से जो भारत का नक्शा है, जो भारत का मानचित्र है, फिर से एक बार बदलना स्टार्ट हुआ। इसीलिए इस कालखंड को, इस समय काल को हम लोग बोलेंगे भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, क्योंकि अब जो मानचित्र है वो फिर से उसका निर्माण हो रहा है। तो देखिए, भारत के इतिहास को अगर आपको समझना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको उसके भारत का जो इतिहास है उसको आपको 3 भाग में बांट के समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा, 11वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक, मतलब 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का जो कालखंड है, जो समय काल है, उसको हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन भारत। तो 1100 से लेकर 1700 का जो समय काल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्यकालीन भारत बोलेंगे। 1700 के बाद का जो समय है उसको हम लोग आधुनिक भारत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधुनिक भारत, जो अभी चल रहा है। और 1100 से पहले का बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राचीन भारत। क्या बोलेंगे? प्राचीन भारत। और 1100 से 1700 के बीच का जो कालखंड है उसको हम लोग बोलेंगे, याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत। तो एक तो आपको बता दिए, 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारा साम्राज्य बना, वो सब फिर छोटे छोटे राज्यों में बदल गया। लेकिन उसके बाद फिर से 1100 के आसपास फिर से नया नया साम्राज्य बनना स्टार्ट हुआ। और वो कब तक चला? 1700 वर्ष तक चला, जब तक अंग्रेज न आ गए। इसलिए कहा गया है 1100 से 1700 वर्ष जो था आपका, ये भारत के मानचित्र का फिर से एक नया पुनर्निर्माण हुआ। तो मध्यकाल क्या है आपको समझा दिए। यूरोप में जो मध्यकाल है, याद रखिएगा, वह आपका 1400 से 1600 जो वर्ष है, मतलब 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक को मध्यकाल बोला जाता है यूरोप में। लेकिन हम लोग अपने देश का बात करेंगे, भारत में बात करेंगे, तो 11वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक का जो समय काल है उसको हम लोग बोलते हैं मध्यकाल। अब यह जो समय था यह बहुत अलग था, क्योंकि इसमें जो है आपका बहुत सारा बदलाव हुआ। राजनीतिक रूप से अगर हम बात करेंगे तो मानचित्र जो था आपका भारत का वो बदल गया। यहाँ का जो समाज था उसमें बहुत सारा बदलाव आया। यहाँ का जो संस्कृति था उसमें भी इस कालखंड में, इस समय में बहुत सारे बदलाव आए। ये क्यों बदलाव आए, ये सारे चीज को हम लोग पढ़ेंगे। क्यों बदलाव आए भाई? क्योंकि इस कालखंड में अगर हम बात करेंगे, देखिए 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी में जो आप साम्राज्य देखिएगा वो यहाँ का साम्राज्य था, यहाँ के लोगों ने इस साम्राज्य को बनाया था। तो पहले अगर हम बात करेंगे, प्राचीन भारत में बात करेंगे, तो उस समय जो राजा थे ज्यादातर वो भारतीय राजा थे।
तो कोई भी अगर आपके ऊपर शासन करता है, आपका अगर मुखिया होगा, आपका अगर विधायक होगा, तो वो अपने तरीके से शासन करेगा। लेकिन 1100 से लेकर 1700 में, मतलब 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में अगर आप बात कीजिएगा, तो यहाँ पे जो साम्राज्य बना वो बाहरी लोगों का साम्राज्य था। बाहरी लोगों ने शासन किया। वो सारे लोग क्या थे? आक्रमणी लोग थे। उन्होंने आक्रमण किया, ठीक है, लूटा, शासन किया। तो उनका जो शासन करने का तरीका था वो भारतीय शासन से बिल्कुल अलग था। इसलिए उनके काल में यहां पे जो प्रभाव पड़ा वो बिल्कुल अलग पड़ा। उसी तरह जब अंग्रेज आए, वो लोग शासन किए, तो उनका जो प्रभाव पड़ा बिल्कुल अलग पड़ा। तो इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो 1100 से 1700 के बीच में सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से कैसे प्रभाव पड़ा। तो याद रखिएगा, यहां पे 11वीं शताब्दी में भारत में जो आक्रमण करने आते हैं लोग, वो कौन लोग होते हैं? वो होते हैं तुर्क वाले और अफगान वाले। तो 11वीं शताब्दी में भारत पे जो आक्रमण होता है वो लोग कहां से आते हैं? तुर्क से आते हैं और अफगान से आते हैं। अब एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, क्या इससे पहले आक्रमण नहीं होते थे? होते थे। अंग्रेज भी तो आक्रमण किए, अंग्रेज भी तो लूटे, तो बहुत सारे लोग लूटे। याद रखिएगा, एक नाम बहुत ही फेमस है, जो नाम है आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ये महमूद गजनवी जो था ना, वो भारत को 17 बार लूटा था। कितना बार? 17 बार लूटा था। और इसने एक प्रसिद्ध मंदिर भारत का जो था आपका सोमनाथ मंदिर, उसको भी लूटा था। ये भारत को 17 बार लूटा था। और पूरा यहाँ का जो धन था उसको, ठीक है, हाथी पर, घोड़ा पर लाद के ले जाता था। अब यहाँ पे कितना धन था जो बार बार लोग आके लूट के ले जाते थे। समझिए, लूट के ले जाते थे। इसलिए मतलब इसी तरह भारत को सोने का चिड़िया नहीं बोला जाता था। इतना धन था कि सबका नजर, फ्रांसीसी हो तब, डच वाला हो तब, पुर्तगाली हो तब, अरब हो तब, तुर्क वाला हो तब, अफगानिस्तान वाला हो तब, सबका नजर भारत पर ही था। और जितना भी आक्रमणी था, याद रखिएगा, वो ज्यादातर आपको कहां से आता मिलेगा? मध्य एशिया। याद रखिएगा, एशिया का बीच वाला जो आपका भाग है, जिसमें देखिएगा अब नया नया उस सबका नाम है, उज्बेकिस्तान, अलग अलग नाम जो है आपका मध्य एशिया, ध्यान रखिएगा। वहां से ज्यादातर आपको अलग अलग आक्रमण लोग मिलेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसको मंगोल बोलेंगे, तैमूर हो गया, ये सब वहीं से आएगा। और सबका काम होता था आक्रमण करेगा, धन को लूटेगा, ठीक है, लोगों को मारेगा, छीनेगा, गुलाम बनाएगा, यही सब काम होता था। तो जो भी विदेशी आक्रमण होता था, उनका लक्ष्य क्या था? वो लोग क्यों आक्रमण करते थे? तो उनका पहला जो लक्ष्य था, उनका पहला जो, ठीक है, इरादा था, वो था आपका धन। धन को लूटना। जो जाएंगे वहां पे आक्रमण करेंगे, लोगों को मारेंगे और धन लूट के लाएंगे। दूसरा था अपना साम्राज्य का विस्तार करना। बहुत सारा जो शासक था चाहता था जो धन भी लूट लेंगे, और दूसरा जो था भारत का कुछ हिस्सा को, भारत का कुछ जो जमीन है उसको हम क्या करेंगे? हड़प लेंगे, वहां पे अपना शासन लगा लेंगे। तीसरा ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का ऐसा भी, ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा भी मनसा था जो वहां पे जाएंगे, धन तो लूटेंगे और अपने धर्म का प्रचार भी करेंगे, कुछ लोगों को अपने धर्म में मिला भी लेंगे। तो याद रखिएगा, वहां पे पहला उनका टारगेट रहता था जो धन को हम क्या करेंगे? धन को वहां से लूटेंगे। दूसरा अपना जो साम्राज्य है उसको विस्तार करेंगे। कुछ लोगों का यह भी था जो अपने धर्म को वहां पे क्या करेंगे? फैलाएंगे और लोगों को अपने धर्म में शामिल करेंगे। अब आइए, दिल्ली सल्तनत क्या है? तो याद रखिएगा, यहां पे जो हम लोग कालखंड पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपका होगा 1100 से लेकर 1700, मतलब 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। अब ये दिल्ली सल्तनत क्या है? सल्तनत का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सल्तनत कोई बड़ा चीज नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं राजा, क्या बोलते हैं? राजा। तो हम लोग अपने यहाँ क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं। अंग्रेज सब उसको क्या बोलते हैं? किंग बोलता है ना। अब राजा जिस क्षेत्र में राज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राज बोलते हैं, यही ना बोलते हैं। या इसी, अगर राज, बहुत सारा राज मिल जाता है तो साम्राज्य बोलते हैं। उसी तरह जो मुस्लिम शासक होते थे, उनमें से कुछ लोग जो थे, वो लोग अपना नाम रखता था सुल्तान। क्या रखता था? सुल्तान। और वो लोग जिस क्षेत्र पे
राज करता था, शासन करता था, उस क्षेत्र को बोला जाता था सल्तनत। क्या बोला जाता था? सल्तनत, याद रखिएगा। ठीक है, तो सुल्तान एक राजा टाइप का हो गया, जो उर्दू नाम टाइप का हो गया आपका, उर्दू में सल्तनत बोलेंगे ना उस क्षेत्र को, और उसका जो राजा होगा उसको सुल्तान बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब दिल्ली सल्तनत कहां से आया, कैसे आया, उसको समझिए। तो 1200 के लगभग होता क्या है, एक घटना होता है, बहुत बड़ा एक घटना होता है, बहुत एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, जिसके बाद जो है बाहरी आक्रमणी लोग आते हैं और यहाँ पे अपना साम्राज्य बना लेते हैं, यहाँ पे पूरा आक्रमण कर लेते हैं। क्या उससे पहले आक्रमण नहीं हुआ था? भारत पे उससे पहले भी आक्रमण हुआ था, लेकिन बाहरी लोग जो आते थे, विदेशी लोग जो आते थे, आक्रमण करते थे, धन को लूटते थे, लोगों को गुलाम बनाते थे और लेके चले जाते थे। यहाँ पे रुकते नहीं थे, यहाँ पे शासन करने के लिए या साम्राज्य फैलाने के लिए रुकते नहीं थे, लूट के चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो लोग आया, ठीक है, 1200 के लगभग में, वो लोग जो थे वो लूटे भी और यहाँ पे रुके भी और यहाँ पे शासन भी किया, और यही सबसे खतरनाक पॉइंट था। तो हुआ क्या, एक राजा थे, नाम याद रखिएगा, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। बहुत बड़े ये टर्निंग पॉइंट है इतिहास का, ये जो मध्यकालीन इतिहास जो हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट यही थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट ये दोनों लोग हैं। क्यों है अभी हम लोग समझ जाएंगे। देखिए, उस समय का दिल्ली में एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान उस समय राजा थे और ये जानते थे जो उधर से बहुत सारे लोग आक्रमण करते थे, लूटते थे। तो उनको पता चला जब मोहम्मद गौरी जो है लूटने आ रहा है, तो लूटने आ रहा है मोहम्मद गौरी, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे पूरे चौकस हो गए और पूरा अपना फौज वोज लेके पहुंच गए। मोहम्मद गौरी को रोकने के लिए पहुंच गए कहां पर? तराइन में। तराइन कहां पे? हरियाणा में है। तो हरियाणा में तराइन एक जगह है, वहां पे पहुंच गए मोहम्मद गौरी को रोकने के लिए, और मोहम्मद गौरी को वहां पे कहा कि वो हरा दिए। मोहम्मद गौरी को क्या कि हरा दिए, और मोहम्मद गौरी जो है पराजित होकर हार कर वापस चला गया। और इसी युद्ध को हम लोग बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, याद रखिएगा। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जो चौहान थे वो जीत गए और मोहम्मद गौरी जो था वो हार गया और अपने घर वापस चला गया। उसके बाद होता क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1191 में तो हार के चला गया मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी जो था पहले से अवगत था जो भारत में भाई बहुत सारा धन है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग लूट के जा चुके थे और ये सारा चीज इसको मालूम था। अब क्या करता है, अगला बार बहुत बड़ा प्लानिंग करता है, सैनिक को और मजबूत करता है, और एक बार लड़ चुका था, अपना कमजोरी जान चुका था और दुश्मन कितना मजबूत है वो जान चुका था। अगला बार क्या होता है, और भी तगड़ा तैयारी करके आता है, बड़ा सेना लेकर आता है और फिर से क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान से उसका लड़ाई होता है। और इस बार क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गौरी क्या होता है, जीत जाता है। और यही होता है आपका सबसे मेन टर्निंग पॉइंट। तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जस्ट एक साल बाद, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जहां पे गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन उसी के एक साल बाद जो होता है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। जैसे ही मोहम्मद गौरी जीत जाता है तो इस पूरे क्षेत्र पर जो उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है उस पर पूरा कब्जा कर लेता है और वहां पे पूरा अपना शासन चलाने लगता है। लेकिन वहां पे खुद शासन नहीं करता है, वह अपना एक, ठीक है, सेनापति को वहां का शासन दे देता है जिसका नाम है, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है कि भाई तुम इसको संभालो। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन होता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका सेनापति होता है, ठीक है, और खुद जो है अपना जगह पर चला जाता है, मतलब बोलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को तुम चलाओ, हम अपने जगह पर चले जाते हैं। तो मोहम्मद गौरी जो था जहां से आया था वहां पे चला जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उत्तर भारत का जो क्षेत्र जो मोहम्मद गौरी कब्जा किया था उस पे वह शासन करता है। उसके बाद क्या होता है, 1206 में क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो होता है मर जाता है। तो मोहम्मद गौरी जो होता है मर जाता है, जैसे ही मरता है
तो यह जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है वो बोलता है अब जो है यहाँ के जो असली मालिक है, यहाँ के जो असली शासक है वो हम है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, भाई अब मेरे मालिक तो मर गए, अब यहाँ के मालिक हम हैं, अब यहाँ का जो भी फैसला होगा, जो भी नियम होगा, जो भी सिस्टम होगा, अब हम चलाएंगे। उसके बाद वो जो है घोषित करता है जो यहाँ का, ठीक है, मालिक हम हैं, और उसने शुरुआत किया गुलाम वंश का। कौन वंश का? गुलाम वंश का। वंश का मतलब अब उसका अगला जो बेटा होगा वह राजा बनेगा, फिर उसके बाद अगला उसका बेटा राजा बनेगा, उसी को वंश बोलते हैं। तो गुलाम वंश किसने शुरुआत किया? याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने शुरुआत किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, इसको गुलाम वंश क्यों बोलते हैं? तो याद रखिएगा, यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो आपका कौन था? तो याद रखिएगा, यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। अच्छा, गुलाम का मतलब क्या है? आप जो गुलाम समझ रहे वैसा गुलाम नहीं। गुलाम जो होता था ना उस समय मध्य एशिया में, ज्यादातर गुलाम को क्या किया जाता था? खरीदा जाता था, या युद्ध होता था तो वहां से लोगों को बंदी बना के लाया जाता था और उसको गुलाम बना लिया जाता था। गुलाम फ्री में काम करेगा और उसको खाना दीजिए, बाकी सारा काम करेगा, पैसा लेगा नहीं, तो फायदा हो जाता था। लेकिन ये लोग क्या करते थे? गुलाम को पूरा सेना वाला काम करवाते थे, मतलब सेना का ट्रेनिंग देते थे, बंदूक चलाना उलाना, घोड़ा सवारी, सारा चीज, मतलब सेना का जितना ट्रेनिंग दिया जाता था सारा ट्रेनिंग कराते थे। और मेन मेन पद देते थे, मंत्री का पद, सेनापति का पद, इस सारा पद वो लोग देते थे। क्यों? क्योंकि सेनापति का इस सब का पद अगर उसको देंगे तो वो हमेशा वफादार रहता था, ठीक है, क्योंकि वो जो है गुलाम है, और गुलाम जो है पहले से सेवा करते आ रहा है, तो कभी भी वो ज्यादातर वफादार रहेगा, धोखाबाजी नहीं करेगा। इसलिए वो ज्यादातर जो है देखिएगा इसमें गुलाम को ही वो लोग अपना अगला वंश बनाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, याद रखिएगा, किसका गुलाम था? ठीक है, वो आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। एक शब्द है यहाँ पे ममलूक। ममलूक का मतलब क्या है? ममलूक का मतलब है ऐसा गुलाम जो सैनिक है। तो जो सैनिक गुलाम होता है उसको ममलूक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल गुलाम नहीं है, ये ऐसा गुलाम है जिसके पास ट्रेनिंग है सैनिक का। और यहीं से आपका दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है। यहीं से क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है। तो दिल्ली सल्तनत का शुरुआत किसने किया? समझ में आ गया। टर्निंग पॉइंट कौन था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। शुरुआत किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस वंश से? गुलाम वंश से। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में टोटल जो है आपका 5 वंश यहाँ पे शासन करते हैं। कितना वंश शासन करते हैं? 5 वंश शासन करते हैं। पहला आपका वंश है आपका गुलाम वंश, जिसको ममलूक वंश भी बोलेंगे। दूसरा आपका खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, और जो अंतिम वंश है उसका नाम है आपका लोदी वंश, जिसको आप आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बाबर जो है हरा देता है, और उसको हराने के बाद एक नया साम्राज्य अपना स्टार्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मुगल साम्राज्य। तो दिल्ली सल्तनत में ये पांचों, याद रखिएगा, ये पांचों वंश आते हैं। अब दिल्ली का जो शासन था, मतलब दिल्ली सल्तनत का जो शासन था पूरा उत्तर भारत में फैला हुआ था। अब देखिए, दिल्ली में अगर कोई शासन करेगा तो दिल्ली के आसपास वाला जो क्षेत्र था उसमें ज्यादा फैले रहेगा। तो दिल्ली क्या है आपका उत्तर की तरफ है, तो दिल्ली सल्तनत में उत्तर वाला जो भाग है वहां पे उसका शासन जो था ज्यादा था। दक्षिण की तरफ थोड़ा कम था, पूर्व और पश्चिम की तरफ भी थोड़ा कम था, लेकिन उत्तर में ज्यादा था। सल्तनत का मतलब आपको समझा दिए। सुल्तान द्वारा जो शासित राज्य है, जो क्षेत्र है, उसको सल्तनत बोलते हैं, और सल्तनत पर जो राज करता है उसको क्या बोलते हैं? सुल्तान बोलते हैं। अच्छा, जो दिल्ली सल्तनत है उसमें ये सारे जो वंश वहां पे राज किए, उसमें दिक्कत क्या होता था? इन लोगों में ज्यादा संघर्ष होता था, ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, ठीक है, सुल्तान बनने के लिए। कोई सेनापति ही राजा को मारकर, सुल्तान को मारकर खुद सुल्तान बन जाता था, या राजा को हटाकर कैद कर कर खुद बन जाता था। तो यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन था, ज्यादा धोखाधड़ी होता था। इसलिए
इसमें अधिकांश सुल्तानों का जो शासन काल था वो आपका देखिएगा 9 वर्ष से कम था। मतलब यहाँ पे कम ही चांस था जो आपका अगला वंश ही यहाँ पे सुल्तान बने, मतलब सुल्तान का बेटा सुल्तान बने, इसका चांस कम ही था। आपका शुरुआत देख लीजिए, शुरुआत में मोहम्मद गौरी का बेटा तो यहाँ पे आपका बना नहीं, ठीक है, उसका जो गुलाम था वही बना क्या, सुल्तान। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, जो ये हम लोग ऐबक के बारे में पढ़े थे ना, ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, यही शुरुआत किया था, याद रखेगा, यही शुरुआत किया था किसको बनाने का, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इसी के नाम पे है, तो कुतुब मीनार का शुरुआत इसी ने किया था, ठीक है। तो इसको पूरा 3 सुल्तान मिलकर बनवाया था, शुरुआत इसी ने किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखिए पूरे यहाँ पे जो हम लोग का दिल्ली सल्तनत है उसमें हम लोग 2 सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, 2 शासक के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका अलाउद्दीन खिलजी है और दूसरा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ये फेमस है नाम और यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत फेमस पर्सन था, ठीक है, और बहुत दूर तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। तो इसका विजय अभियान कैसे होता था उसको देख लेते हैं। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर और मध्य भारत में अनेक सैन्य अभियान चलाए, ठीक है। तो बहुत सारा यह सैन्य अभियान चलाया बहुत जगह पर। अब देखिए अपने साम्राज्य को अगर फैलाना है तो निश्चित आपको छोटे छोटे राज्यों से क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आपका जो साम्राज्य है फैलेगा नहीं। युद्ध कीजिएगा, छोटे राज्यों को जीतेगा और छोटे राज्यों को अपने में मिलाएगा, तो आपका जो साम्राज्य है वो क्या होगा, फैलेगा। उसने कई राज्यों और नगरों को जीतकर वहां से धन संपत्ति प्राप्त की। अब दूसरा फायदा क्या है, एक तो देखिए जो भी आपका शासक है दूसरे राज्य से क्यों लड़ता है, एक तो लड़ता है जो उसको हरा कर हम अपने में मिला ले। दूसरा फायदा उसको होता है कि वो कभी विरोध नहीं करेगा, मेरे अंडर में रहेगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है भाई, वो हमको टैक्स भी देगा, वहां से धन भी मिलेगा। तो 3 फायदा हो गया। तो वहां से धन प्राप्त किया। इस धन का उपयोग उसने अपनी विशाल सेना को मजबूत बनाने में किया, क्योंकि किसी भी राजा को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो धन का है। पैसा रहेगा तबे ना वो अपना जो सेना है उसको मजबूत रखेगा। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो सेना को भी मजबूत नहीं रखेगा और प्रजा के लिए कुछ काम भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, धन। इसीलिए वो बार बार युद्ध करता है ताकि उसका साम्राज्य फैले और सभी जो छोटा छोटा राज है उसके अंदर में आ जाए, ताकि उसका टैक्स बढ़े और धन जो है उसका बढ़े, ताकि उसका सेना जो है और भी मजबूत हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मंगोल को हराया। याद रखिएगा जितना भी लुटेरा सब आता था मध्य एशिया से ज्यादातर आता था। तो इसके राज में जब अलाउद्दीन खिलजी का राज था तो उस समय आ जाता मंगोल। ये सब बहुत खतरनाक होता है, एकदम जंगली टाइप का रहता है सब। ये सबको नहाए धुआए जो है मतलब 20 दिन 50 दिन 100 दिन हो जाता है। घोड़ा वोड़ा पर रहेगा, एकदम करिया कुछ कुछ रहेगा, बाल एकदम बड़ा बड़ा रहेगा। ये सब का काम ही होता था लूटपाट, ठीक है, लूटपाट, घोड़ा पर रहता था, दौड़ धूप करता था, मार काट करने में ये सब बहुत आगे रहता था। तो उस समय मंगोल जो है भारत पे आक्रमण कर देता है, भारत को भी लूटेंगे। लेकिन यह जो होता है अलाउद्दीन खिलजी भारत को बचा लेता है, किससे, मंगोलों से। तो ये क्वेश्चन पूछता है जो मंगोलों को, ठीक है, मंगोलों को कौन भगा देता है या भारत की रक्षा मंगोलों से कौन करता है, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो उस समय मंगोल भारत पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य फैलाना चाहते थे, ठीक है। उस समय पूरा दुनिया पर बहुत जगह पर मंगोल का अपना साम्राज्य था और भी फैलाना चाहते थे भारत पर आक्रमण करके। लेकिन जो है अलाउद्दीन खिलजी उनको, ठीक है, यहां से आक्रमण करके भगा देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के कई आक्रमण को सफल नहीं होने दिया और भारत की रक्षा की। उसके बाद एक और इंपोर्टेंट पॉइंट है मलिक कफूर। मलिक कफूर कौन था, मलिक कफूर जो था वह गुलाम था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो देखिए इस दिल्ली सल्तनत में आपको खूब गुलाम मिलेगा और गुलाम पर ये लोग ज्यादा विश्वास करेगा। तो इसका ज्यादातर विश्वासी जो था मलिक कफूर था, जो इसका एक गुलाम था, ठीक है। और ये क्या था, आपका प्रमुख सेनापति था। ये गुलाम को ही सब सेनापति बनाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक मेन सेनापति था आपका मलिक कफूर, और ये क्या था, आपका गुलाम था। याद रखिएगा क्या था, गुलाम था। और ये गुलाम को खरीदा था 1000 दिनार में, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है। मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी बोला जाता है। इसको क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी जो है, भेज देता है, ठीक है, दक्षिण भारत की तरफ। और दक्षिण भारत की तरफ इसको बहुत सारा सैनिक के साथ भेज देता है, जाओ वहां पे,
ठीक है, युद्ध करो और वहां से धन जो है लूट लाट के लाओ। तो वो चल जाता है वहां पे, क्योंकि दक्षिण में बहुत सारा मंदिर है भाई और बहुत सारा वहां पे पैसा है। तो वहां पे क्या करता है, बहुत सारा मंदिर जैसे श्रीरंगम, मदुरई, चिंदरम और रामेश्वर, इस सब जो धार्मिक आपका मंदिर है उस पर आक्रमण करता है और वहां से बहुत सारा मारकाट करता है, तोड़फोड़ करता है, बहुत सारा धन लूट के ले आता है और दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो है उसको और भी मजबूत करता है, वहां का जो सेना है उसको और भी शक्तिशाली बनाता है। तो यहाँ पे आप खिलजी के बारे में 3 चीज याद रखिएगा। एक तो वो अपने साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाता है। दूसरा, मलिक कफूर के बारे में याद रखिएगा, जो उसका प्रमुख सेनापति है लेकिन वो गुलाम है उसका, ठीक है, 1000 दिनारी भी उसको बोला जाता है। दूसरा याद रखिएगा, जो खिलजी है वो मंगोलों से क्या करता है, बचाता है किसको, भारत को। तो भारत का रक्षा करता है, मंगोलों से बचाता है। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये भाई साहब क्यों फेमस है, तो देखिए सबसे पढ़ा लिखा पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा यही होता है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो होता है ना, खगोलक भी होता है। खगोलक समझते हैं, जो खगोलीय पिंड के बारे में नॉलेज रखता है, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉट भी बोलते हैं, वो ये रहता है, ठीक है, पढ़ा लिखा रहता है। लेकिन पढ़ लिख के एकदम ये बकलोल रहता है, मतलब जितना काम ये करता है बेचारा अच्छा करता है लेकिन सही से लागू नहीं हो पाता, उल्टा हो जाता है, करना चाहता है कुछ और हो जाता है कुछ और। तो ले देके इसका, ठीक है, उल्टे पड़ जाता है। पहला ही काम करता है क्या, ये चाहता है जो राजधानी हम दिल्ली से ले जाए दौलताबाद। तो दौलताबाद है साउथ में और दिल्ली है आपका नॉर्थ में। उत्तर में है आपका दिल्ली और साउथ में मतलब दक्षिण में है आपका दौलताबाद। तो ये चाहता है, इसके दिमाग में रहता है कि अगर हम दक्षिण में अपना राजधानी बना लेंगे तो वहां से मेरा साम्राज्य और फैला लेंगे और पूरे भारत पर शासन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दक्षिण भी देख लेंगे और उत्तर तो देखबे कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली से जो दौलताबाद है लगभग 1000 किलोमीटर है और यहां से जाते जाते पूरा सिस्टम को ले जाना है, पूरा सैनिक को ले जाना है, पूरा हाथी ले जाना है, पूरा घोड़ा ले जाना है और जितना भी आपका दरबारी है, जितना भी आपका मंत्री है, सेनापति है, सबको ले जाना है और आसपास जितना भी करीबी लोग है सबको ले जाना है। ले जाते जाते इतना दूर है, इतना दूर है जो लोग उसमें कितना लोग तो आधे रास्ता में रह गया, कितना लोग को दूसरा लूटपाट लिया, ठीक है। तो ये जो इनका जो ऑर्डर था वो क्या हो गया, विफल हो गया। तो उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। उसका उद्देश्य पूरे साम्राज्य पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना था। लोगों को लगभग 1000 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए मजबूर किया। कुछ वर्षों बाद यह योजना असफल हो गई और राजधानी फिर से दिल्ली लाई गई, ठीक है। तो वो फेल हो गया, फिर वहां से चल नहीं पाया, फिर वापस जो है, ठीक है, दौलताबाद से फिर वापस दिल्ली राजधानी लाना पड़ा। फिर ले जाइए, फिर ले आइए, फिर वहां का सिस्टम बनाना पड़ा। तो कितना गड़बड़ हो गया, इसी में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, पूरा सिस्टम बनाने में भाई समय लगता है ना। इस कारण लोगों को बहुत कष्ट हुआ और जान माल का हानि हुआ। उसके बाद दूसरा काम क्या करता है, एक और बकलोलपन वाला काम कर देता है भाई साहब। ये क्या करता है, कहता है, ठीक है, अच्छा एक वो सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या है। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है जे थापा लगा के, एक होता है जो गला के सिक्का बनाना, हम लोग के पास जो सिक्का आता है वो गला हुआ सिक्का रहता है, और एक होता है जैसे तांबा को काट लिया उस पर थापा लगा दिए, तो जैसे थापा लगाया तो थापा लगा के जो सिक्का बनता है उसको सांकेतिक मुद्रा हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या करता है, तांबा का जो सिक्का होता है उस पर थापा लगा देता है, मतलब तांबा का सांकेतिक मुद्रा बना देता है। और तांबा का जो सांकेतिक मुद्रा बनाता है ना उसको बोलता है इसका जो वैल्यू रहेगा, इसका जो बाजार मूल्य रहेगा वो आपका चांदी और सोना के बराबर रहेगा। ये कितना बुर्बक वाला काम कर दिया है, तांबा उसका वैल्यू रहेगा चांदी और सोना के बराबर, एकदम बेवकूफी वाला काम कर दिया। तो जैसे ही घोषणा कर दिया जो तांबा का जो वैल्यू है वो सोना और चांदी के बराबर हो जाएगा, तो लोग जो थे खूब सारा डुप्लीकेट एकदम तांबा बनाने लगे, जो भाई तांबा तो अब चांदी और सोना के बराबर हो गया। अब इसके वजह से क्या हुआ, पूरा लोग जो है पूरा मार्केट में, ठीक है, खूब सारा तांबा डुप्लीकेट बनने लगा, ताकि ये तो खुद बोल दिया था जो उसका चांदी और सोना के बराबर हो जाएगा। तो पूरा इसका जो अर्थव्यवस्था था पूरा गड़बड़ाने लगा, ठीक है, पूरा मार्केट जो है, ठीक है, वो डैमेज हो गया, खराब हो गया। अब इस वजह से इसको बहुत ज्यादा लॉस हो गया और इसका तंत्र था, इसका जो व्यवस्था था पूरा गड़बड़ा गया।
तो दिल्ली वाला में हम लोग दो चीज को पढ़ लिए। अब आ जाइए ऐप के बारे में जान लिए। तो आपको हम बता चुके हैं, हम जो है आपको पूरा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं क्लास 6 को, तो जान लीजिए। हम जानते हैं कि आपका जो बेस मजबूत होता है ना, वो क्लास 6 से ही होता है। तो जो बच्चा क्लास 6 से अगर अच्छा से पढ़ लेता है ना, दुनिया का कोई कंपटीशन उसके लिए आसान होता है। तो क्लास 6 से ही आपका साइंस होता है, क्लास 6 से ही बेस्ट मैथ्स होता है, क्लास 6 से ही आपका सामाजिक विज्ञान होता है। उससे पहले तो ईवीएस होता है। इसीलिए बच्चा अगर क्लास 6 से अच्छा से पढ़ लेना तो सब चीज अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते थे कि हम ही सब बच्चों को क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक बेस्ट तरीका से पढ़ाए। इसीलिए आपको साइंस भी पढ़ा रहा है, एसएसटी भी पढ़ा रहे हैं और मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं खुद से, ताकि हम अपने तरीके से आपको पढ़ा सके। एक्चुअल में पढ़ाया कैसे जाता है वो हम जानते हैं, इसलिए आपको हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके से। कि टीचर आया पढ़ाया, क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना तो हो ही नहीं। मैथ में क्या पढ़ाना है, साइंस में क्या पढ़ाना है, बच्चों को कितना जानना चाहिए, वो सब हम जानते हैं। अब इस ऐप पे आपको सारा चीज मिल जाएगा। साइंस में आपको पूरा नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू, वीवीआई क्वेश्चन, सारा चीज। तो क्लास 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का भी नहीं बना, 10 का नया सिलेबस आएगा तब बनेगा, वो सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक होगा उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग वहां पे थोड़ा सा हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है भाई। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पूरा मटेरियल बनाइए, एसएसटी पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद मैथ्स भी पढ़ाना है और फिर इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाना है, तो थोड़ा समय लगता है। तो अगर धीरे धीरे देखेंगे आदमी मिल जाएगा। तो क्यूज वूज भी सिस्टम हम चाहते हैं जो क्यूज भी आपको कराए, ताकि आपका रिवीजन होते रहे। रोज 5 को 6 को क्यूज देंगे किसी चैप्टर का जो पढ़ाएंगे, तो आपका रिवीजन होते रहेगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको 1 साल का मात्र 40 से 50 रुपया, किसी क्लास का 30 रुपया भी है, किसी का 40 रुपया भी है, इतना रुपया लगेगा आपका साल भर का। और साल भर में आपको 2 से 3 सब्जेक्ट का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में क्या क्या हुआ, सुल्तानों का वैभव। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में भाई बाहरी लोग थे, खूब ऐशो आराम से रहते थे, बड़ा बड़ा महल में रहते थे, खूब महंगा कपड़ा पहनते थे, ठीक है, खूब महंगा ज्वेलरी पहनते थे, खूब महंगा महंगा खाना खाते थे, अच्छा अच्छा खाना खाते थे। उनके जो लोग थे वो भी खाना खाते थे, ठीक है। खूब महंगा सूट पहनते थे, खूब लूटते थे लोग, ठीक है। और खूब मस्ती मौज मस्ती में अय्यासी में वो लोग अपना लाइफ गुजारता था। उसके बाद एक याद रखिए कि गुलाम व्यापार। गुलाम व्यापार क्या होता था, तो गुलाम बनाया जाता था। युद्ध में जो लोग जो होते थे बंदी बनाया जाता था, उनको गुलाम बना लिया जाता था और उनको दूसरे मार्केट में बेच दिया जाता था। या राजा लोग जो होते थे अपने दरबारी बना लेते थे, उनसे सेवा लेते थे, क्योंकि पैसा तो देना नहीं है, बिना वेतन का काम करवाना है, खाली खाना खिलाना है और काम करवाना है। तो युद्ध में जो पकड़े गए लोग होते थे उनको गुलाम बना लिया जाता था और उनको बिना वेतन से काम कराया जाता था या दूसरे देशों में बेच दिया जाता था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में क्या होता है, बहुत सारे जो मंदिर होते हैं, ठीक है, उस पर आक्रमण होता है, लूटपाट होता है, बहुत सारे मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तोड़ा जाता है। एक वर्ड है बुत सिकन। बुत सिकन का मतलब होता है, बुत मतलब होता है मूर्ति, शिकन मतलब उनको तोड़ना, विनाश करना। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक है जाजिया कर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाजिया कर क्या है, देखिए जाजिया कर क्या है, एक तरह का टैक्स लिया जाता था गैर मुस्लिमों से। मतलब यह एक ऐसा टैक्स था जो बोला जाता था जो मुस्लिमों से नहीं लिया जाएगा, गैर मुस्लिमों से लिया जाएगा। और उनको बोला जाता था इसके बदले हम आपको सुरक्षा देंगे। तो गैर मुस्लिमों से मतलब मुस्लिम छोड़कर बाकी जो धर्म के लोग थे, जो हिंदू थे, जो सिख थे, उनको बोला जाता था कि हम आपको क्या देंगे, सुरक्षा देंगे और सेना में सेवा में छूट देंगे, और इसके बदले आपको एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका उन्होंने नाम दिया था जजिया टैक्स। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें दिक्कत क्या था भाई, ये एक ऐसा टैक्स था, बाकी टैक्स तो आप सबसे ले रहे हैं, हिंदू से भी ले रहे हैं, मुस्लिम से भी ले रहे हैं, सिख से भी ले रहे हैं, सबसे ले रहे हैं। लेकिन ये जो टैक्स है आपका, ये भेदभाव कर रहा था। आप मुस्लिम से नहीं ले रहे हैं, हिंदू से ले रहे हैं, सिख से ले रहे हैं। तो ये जो टैक्स था आपका, यह आपका भेदभाव वाला टैक्स था। तो याद रखिएगा जजिया टैक्स जो था आपका दिल्ली सल्तनत में लागू हुआ। लेकिन इसको बाद में अकबर जब आया इस टैक्स को हटा दिया, फिर जब औरंगजेब आया तो इस टैक्स को लाद दिया। तो यह जो टैक्स था आपका, एक तो भेदभाव करता था, यह एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बन गया। ये भैया जब सब लोग टैक्स नहीं दे रहा तो हम ही क्यों देंगे, और तुम हमारा क्या सुरक्षा करेगा, हमारा ही देश में आके लूटपाट कर रहा है ना, सारा धन
लूट रहा है, हम ही लोग पर शासन कर रहा है और हम ही लोग को सुरक्षा करेगा। मतलब बाहरी तू हम लोग का सुरक्षा करेगा, तू अपना सुरक्षा खुद करेगा कि हम लोग का सुरक्षा करेगा। अब हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत का कैसे विरोध होता है। तो निश्चित है दिल्ली सल्तनत का भाई और जो राज थे वो लोग तो विरोध करेंगे ना। दिल्ली सल्तनत ऐसे थोड़े जो दिल्ली सल्तनत आ गया, बाकी जो भारत का जो राज था, अलग अलग जो राजा थे वो लोग विरोध नहीं किए होंगे, तो वो लोग भी विरोध कर रहे थे। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग राजा जो थे वो लोग विरोध कर रहे थे, तो उनके बारे में जान लीजिए। तो याद रखिएगा पूर्वी गंग वंश, तो ओडिशा का जो पुराना नाम था वो था आपका कलिंग। तो कलिंग में एक वंश था जिसका नाम है पूर्वी गंग, पूर्वी गंग। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत कलिंग को जीत नहीं सकी। तो दिल्ली सल्तनत तो पूरा कोशिश करता था जे जितना भी छोटा छोटा राज है उसको हम जीत ले और अपने में मिला ले, लेकिन बहुत जगह पर वो नाकाम रहा क्योंकि वहां के जो राजा थे शक्तिशाली थे और लगातार वो आक्रमण जो भी करता था दिल्ली सल्तनत उसका वो जवाब देते गए। तो वहां के राजा थे, याद रखिएगा पूर्वी गंग वंश के एक फेमस राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, और ये पूरा लगातार लड़ाई लड़ते रहे दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। जो भी आक्रमण करता था दिल्ली सल्तनत उसके डट के जवाब देते थे। इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये किस वंश के थे? पूर्वी गंग वंश के थे। कहां पर था? कलिंग में था, जो उड़ीसा का पुराना नाम है। और इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, याद रखिएगा बहुत फेमस मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ओडिशा में है। दूसरा याद रखिएगा होयसल वंश, ठीक है, जो कर्नाटक में है। होयसल वंश ने दक्षिण भारत में सल्तनत के कई आक्रमणों का सामना किया। होयसल वंश भी बहुत सारे दिल्ली सल्तनत का जो आक्रमण था उसको जवाब दिया और लंबे समय तक स्वतंत्र रहा, दिल्ली सल्तनत में नहीं मिला। और लास्ट में अंतिम समय में वह विजयनगर साम्राज्य, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे, विजयनगर साम्राज्य में जाके शामिल हो गया। उसके बाद याद रखिएगा तेलंगाना में एक दुर्ग है वारंगल दुर्ग। वहां पे क्या हुआ, तेलुगु सरदारों ने 75 से अधिक नायकों का संघ बनाया, 75 से अधिक नायकों का संघ बनाया और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत का जो सेना था उसको हराया। और 1330 से 1336 ईस्वी के बीच मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को वारंगल से क्या किया, भगा दिया। उसके बाद एक चौथा नाम याद रखिएगा, राणा कुंभा, फेमस नाम है, याद रखिएगा। ये मेवाड़ के राजा थे और इन्होंने एक फेमस दुर्ग बनाया था। दुर्ग आपको बता दिए, जो बाउंड्री होता है, बहुत बड़ा बाउंड्री, महल के चारों तरफ जो बाउंड्री होता है जिससे कोई, ठीक है, दुश्मन जो है क्रॉस नहीं कर सके, बहुत लंबा चौड़ा बनता है, उसको दुर्ग बोलते हैं। तो मेवाड़ के जो राजा थे राणा कुंभा, उन्होंने एक दुर्ग बनाया था जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। कहां पर है? मेवाड़ में, जो राजस्थान में है। तो वहां के प्रसिद्ध राजा कौन थे? राणा कुंभा। तो राणा कुंभा मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के कई आक्रमण को विफल किया, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। अच्छा, होयसल मंदिर भी याद रखिएगा, ये कर्नाटक में है। ये सब मंदिर जो है फेमस है, ये सब पूछ लेता है कहां पर है और किस राजा ने बनवाया था। अब दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे होता है? तो दिल्ली सल्तनत जो था उसका तो विरोध हो ही रहा था। अब दिल्ली सल्तनत जो है बार बार युद्ध कर रहा था, युद्ध करने से आपका भी तो नुकसान होगा। साम्राज्य अगर आप फैलाइएगा तो पैसा भी लगेगा, तो बार बार युद्ध कीजिएगा तो आपका भी नुकसान होगा। और एक पीढ़ी के बाद जो है नया राजा आएगा, तो अकलोल बकलोल डकलोल अगर राजा आ गया, शासक आ गया, उल्टा सीधा नियम लगाएगा, तो निश्चित है जो एक ना एक समय आपका जो साम्राज्य है वो समाप्त हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का पतन में सबसे बड़ा जो रोल है आपका, वो है आपका तैमूर का। तैमूर भी वहीं से आता है, जैसे मंगोल सब आता है ना, उधरे से आता है तैमूर। मध्य एशिया के तरफ से आता है कौन? तैमूर। तो 1398 में, याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कब से होता है? लगभग आपको 1206 से, और 1400 के आसपास ये लगभग ढेर होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उसने भारी लूटपाट और जनसंहार किया, अनेक लोगों को गुलाम बनाया और इस आक्रमण से दिल्ली सल्तनत बहुत कमजोर होगी। तो देखिए 1398 में तैमूर जो है इतना तगड़ा आक्रमण करता है और इतना लूटपाट जनसंहार करता है, लोगों को गुलाम बनाता है, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत जो है पूरा तरह से कमजोर हो जाता है।
और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है उसका शक्ति जो है लगातार घटती जाती है। उसके बाद अगला जो वंश आता है दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम होता है आपका लोधी वंश। और लोधी वंश आपका दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश होता है। और लोधी वंश का खात्मा कर देता है कौन? बाबर 1526 में। क्योंकि लोधी वंश तक आते आते पूरा दिल्ली सल्तनत बहुत कमजोर हो चुका रहता है। तैमूर का आक्रमण पूरा उसको एकदम खत्म कर चुका रहता है। और जैसे ही लोधी वंश आता है कमजोर हो चुका रहता है, उसके बाद ज्यादा कुछ बचा रहता नहीं है। उसके बाद जो बचा कुचा रहता है उसको साफ कर देता है कौन? बाबर। 1526 में बाबर आता है और लोधी को क्या करता है? हरा देता है। और इस युद्ध को हम लोग बोलते हैं पानीपत का युद्ध। तो पानीपत जो है आपका हरियाणा में है, वहां पे लड़ाई हुआ था किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और यहाँ पे इब्राहिम लोधी जो है हार जाता है, बाबर जीत जाता है। और बाबर ने यहाँ से जीत कर एक नया साम्राज्य स्टार्ट करता है जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। और यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। लेकिन मुगल साम्राज्य से पहले जो है आपका और दिल्ली सल्तनत के बीच में दो और साम्राज्य बनता है, जो छोटा छोटा उतना बड़ा तो नहीं है, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। लेकिन वो जो साम्राज्य में जो तरक्की हुआ था उसका जो चर्चा है बहुत दूर तक हुआ था, इसलिए उसको जान लीजिए। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था क्योंकि इसमें जो तरक्की हुआ था, इसका जो विकास हुआ था बहुत अच्छा से हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था। तो देखिए 14वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत कमजोर होने लगी तब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। तो 1398 में ही जैसे ही तैमूर जो है, ठीक है, वार करता है, दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर देता है, तो उसी समय एक नया साम्राज्य उभरने लगता है, बनने लगता है। कहां पर? दक्षिण भारत में। और इस साम्राज्य का नाम होता है विजयनगर साम्राज्य। और इसको बनाने वाले दो भाई होते हैं जिनका नाम होता है हरियर और बुक्का। और ये लोग जो होते हैं कोई नए लोग नहीं होते हैं, ये पुराने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और ये पुराने खिलाड़ी जो होते हैं ये राजपाल रह चुके होते हैं किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था, आपको बताए थे ना, होशियार हो के भी बुर्बक था। सांकेतिक मुद्रा जो लाया था, तांबा को सोना और चांदी के बराबर बना दिया था, ठीक है। अपना राजधानी जो था दिल्ली से दौलताबाद लाया था, उसी के राज में, उसी के शासन में ये लोग जो थे राजपाल थे, ठीक है। और जैसे ही देखे जो अब कमजोर पड़ने लगा दिल्ली सल्तनत, इन्होंने अपना एक साम्राज्य बनाया जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। बाद में इन्होंने दिल्ली सल्तनत का शासन स्वीकार नहीं किया और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया जिसका नाम हम लोग क्या जानते हैं? विजयनगर साम्राज्य। इसका राजधानी था हम्पी। याद रखिएगा, इसका राजधानी क्या था? हम्पी। अब इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर एक और सल्तनत बना जिसका नाम है, याद रखिएगा, बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत। इसी के समानांतर एक और सल्तनत बना, दिल्ली सल्तनत जब कमजोर हो गया, जिसका नाम था बहमनी सल्तनत। इसको जो बनाया था उसका नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह। याद रखिएगा, देखिए इतिहास में थोड़ा नाम याद रखिएगा तो थोड़ा सा समझने में आपको आसान हो जाएगा। अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। अब याद रखिएगा ये जो है आपका दिल्ली सल्तनत वाला भाग नहीं है, ये अलग शासक था, मुस्लिम ही शासक था, लेकिन ये अलग था। ये मुगल वाला या दिल्ली वाला ये सब नहीं था, ये भारत का ही था। किसका था? ये भारत का ही वहां का शासक था, तो इसने बनाया था। अब दोनों के बीच में विजयनगर में और बहमनी सल्तनत में खूब टकराव, खूब सारा युद्ध होता था। अब बहमनी सल्तनत क्या हुआ? युद्ध करते करते ये 5 राज्य में बट गया। तो याद रखिएगा बहमनी सल्तनत जो है 5 राज्य में बट जाता है। और ये पांचों राज्य को मिलाकर हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, दक्कन की सल्तनत। क्या बोलते हैं? दक्कन की सल्तनत। कौन कौन? बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर और बीदर। तो याद रखिएगा बहमनी सल्तनत जब 5 राज्य में टूट जाता है लड़ते लड़ते विजयनगर साम्राज्य से, तो 5 राज्य को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्कन की सल्तनत। तो दक्कन सल्तनत कौन कौन है, समझ गए? अच्छा, अब होता क्या है आगे हम लोग देखते हैं।
तो दूगो याद रखिएगा, जब दिल्ली सल्तनत कमजोर होता है तो कितना साम्राज्य बनता है? दो, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बनता है आपका बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य में और आपका विजयनगर साम्राज्य में हमेशा टकराव होता है, हमेशा युद्ध होता है, जिसके कारण बहमनी साम्राज्य जो होता है 5 टुकड़ा में 5 राज्य में बढ़ जाता है, और वो पांचों राज्य को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्कन सल्तनतें। अब जो आपका विजयनगर साम्राज्य था उसका एक राजा थे फेमस कृष्णदेव राय, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे कौन? कृष्णदेव राय। उनके शासनकाल में साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, बहुत सारा तरक्की किया। उन्होंने साम्राज्य का बहुत सारा विस्तार किया, दक्कन में अपनी शक्ति को स्थापित किया, मजबूत किया। अब दक्कन में अपना जो शक्ति था, साम्राज्य को मजबूत किया, विस्तार किया, उसके साथ साथ ये ऐसे शासक थे जिन्होंने संस्कृति को भी मजबूत किया। जो भाषा था तेलुगु कन्नड़, उसको मजबूत किया। वहां का जो विद्वान था, जो कवि था, उनको उन्होंने संरक्षण दिया, उनको आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ जो मंदिर था, जैसे तिरुपति मंदिर हो गया, विठल मंदिर हो गया, ठीक है, उनमें उन्होंने बहुत सारा दान दिया, आगे बढ़ाया, ठीक है। और खुद उन्होंने तेलुगु भाषा में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है, याद रखिएगा, अमुक्त माल्यदा। तो कृष्णदेव के बारे में याद रखिएगा, ये एक ऐसे शासक थे जो महान शासक थे, अपने साम्राज्य को पूरे दक्कन में मजबूत किया, फैलाया, और संस्कृति को, तेलुगु और कन्नड़ भाषण को क्या किया? संरक्षित किया, आगे बढ़ाया, कवियों को संरक्षण दिया, विद्वानों को संरक्षण किया, और खुद एक आमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ भी लिखा। इसको ध्यान रखिएगा। अब यह जो कृष्णदेव राय थे, इनके समय में जो विजयनगर का जो व्यापार था इतना समृद्ध था, इतना आगे था, जो इसका जो गुण है, इसका जो तारीफ है, व्यापारी लोग करते थे, पुर्तगाल के व्यापारी लोग करते थे। तो पुर्तगाल से बहुत सारे लोग आते थे, मतलब यहाँ का जो बाजार होता था, बहुत बड़ा बाजार होता था, वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का लगभग सारा चीज यहाँ पे इस बाजार में मिलता था। और पुर्तगाल से बहुत सारे लोग घोड़ा बेचने आते थे। वहीं का एक, ठीक है, व्यापारी था, विदेशी यात्री था, जिसका नाम था डोमिंगो पायस। और यहाँ का सुंदरता और यहाँ का समृद्धि देखकर, ठीक है, उसने बहुत सारा प्रशंसा किया। तो याद रखिएगा, विजयनगर का, ठीक है, समृद्धि को देखकर किस विदेश यात्री ने प्रशंसा की थी? तो उसका नाम है डोमिंगो पायस। कहां के व्यापारी घोड़े बेचने आते थे? तो पुर्तगाली व्यापारी घोड़े बेचने आते थे। अब विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे होता है? तो आपको बता दिए, जो आपका बहमनी साम्राज्य जो 5 टुकड़ा में 5 राज्य में जो बटा था ना, वो सब क्या किया? आपस में गठबंधन करके अपना सैनिक को मिलाकर अब विजयनगर पर क्या करता है? हमला कर देता है, और विजयनगर को खूब लूटता है, और विजयनगर को क्या करता है? बहुत ही कमजोर कर देता है। तो 1565 में तालिकोटा का एक युद्ध होता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। इसमें दक्कन की जो सल्तनत है, पांचों जो राज है, मिलकर विजयनगर को हरा देता है, और पूरे राजधानी जो है आपका, विजयनगर का जो राजधानी है हम्पी, उसको कई महीनों तक लूटता है। फिर महल, मंदिर और बाजार को नष्ट कर देता है। बाद में साम्राज्य जो है छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य तक विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो इस तरह जो एक साम्राज्य उभरा था आपका दिल्ली सल्तनत के बाद, विजयनगर साम्राज्य, उसका भी पतन हो जाता है, उसका भी अंत हो जाता है 17वीं शताब्दी के मध्य तक। इसके बाद एक नया साम्राज्य आता है जिसका नाम है आपका मुगल साम्राज्य। जो कैसे बना था, उसका टर्निंग पॉइंट आपको बता चुके हैं। उसका टर्निंग पॉइंट था, वह क्या करता है? दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर देता है। कौन युद्ध में? तो आपको बता दिया, पानीपत के प्रथम युद्ध में, जहां पे इब्राहिम लोदी को कौन हराता है? बाबर। और वहां से एक नया साम्राज्य स्टार्ट होता है, मुगल साम्राज्य। तो यह जो आपका मुगल साम्राज्य है, इसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि यह चैप्टर जो है बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो पार्ट 2 में, अगले वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे। कोई डाउट्स है तो जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हिम्मत बढ़े। बहुत दिल से पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, और बहुत आवाज बुलंद करके पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिएगा, और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं। और कमेंट जरूर कीजिएगा, आप कमेंट करते हैं ना, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो भी डाउट्स है जरूर बताइएगा।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।